मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है न्यूज टंका हिंदी में। भाजपा ने गुरुवार को अपना 43वां स्थापना दिवस मनाया। 1980 में आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और अटल बिहारी वाजपेयी इसके संस्थापक अध्यक्ष चुने गए थे। यहाँ पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को 45 मिनट तक संबोधित किया। आज हनुमान जयंती है तो उनके कामों का उदाहरण देकर भाजपा की कार्यशैली का उन्होंने जिक्र किया। हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते, यही भाजपा की भी प्रेरणा है। पीएम ने जनसंघ और आज की भाजपा की बात की। मोदी ने कहा कि आज तक जिन महान लोगों ने पार्टी को संवारा है, समृद्ध और सशक्त किया है, उन कार्यकर्ताओं और नेताओं को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। पीएम मोदी ने कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों पर निशाना साधा। कहा कि ये दल भाजपा के काम को पचा नहीं पा रहे हैं, ये हताश और कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। उन्होंने भाजपा के फ्यूचर प्लान का भी कार्यकर्ताओं के साथ शेयर किया। हालांकि बीजेपी की प्रसिद्धि का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया का जाना माना और अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट ने भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर राजनीतिक पार्टी बताया है। वॉल स्ट्रीट में वॉल्टर रसेल मीड ने अपने आलेख में लिखा है कि भारत की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी अमेरिका के लिहाज से देखें तो सबसे अहम राजनीतिक दल है। इस आलेख में यह भी कहा गया था कि बीजेपी ने लगातार 2 लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जीत कर सत्ता में आ सकती है। बीजेपी आज अपने सियासी इतिहास के सबसे बुलंद मुकाम पर है। केंद्र से लेकर देश के आधे से ज्यादा राज्यों की सत्ता पर वो काबिज है। शून्य से शिखर तक पहुंचने की उसकी यात्रा लंबे संघर्ष और उतार चढ़ाव से भरी रही। आज की हमारी यह वीडियो इसी परिप्रेक्ष्य में है। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिस्सा रहे, लेकिन 19 अप्रैल 1950 को उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर कांग्रेस के विकल्प के रूप में एक राजनीतिक दल खड़ा करने का फैसला किया, जहां उन्होंने जनसंघ की बुनियाद रखी। जनसंघ बनने के पीछे मुख्य रूप से 2 वजह अहम रही। एक नेहरू लियाकत समझौता और दूसरा महात्मा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाना। हालांकि संघ से जुड़े लोगों को भी सियासी मंच पर अपनी बात रखने के लिए एक राजनीतिक ठिकाने की जरूरत थी, इसलिए जनसंघ की स्थापना हुई। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बलराज मधोक, दीनदयाल उपाध्याय थे। जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक और झंडा भगवा रंग का रखा गया था। साल 1952 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनसंघ के उम्मीदवार 94 सीटों पर उतरे थे। इसमें जनसंघ के पहले 3 सांसद जीतकर आए, जिसमें से कोलकाता साउथ ईस्ट से श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मिदनापुर झारग्राम सीट से दुर्गा चरण बनर्जी और राजस्थान की चित्तौड़ सीट से उमाशंकर त्रिवेदी थे। इस समय जनसंघ के विभिन्न मुद्दे देश में समान नागरिक संहिता, गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध, जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म करना था। जनसंघ का लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन कुछ इस तरह से था, जिसमें 1952 में 3 सीट, 1957 में 4 सीट, 1962 में 14 सीट, 1967 में 35 सीट और 1971 में 22 सीट थी। भारत के राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में जनसंघ की उपस्थिति थी, लेकिन दक्षिण भारत के लोगों ने जनसंघ को स्वीकार नहीं किया। हालांकि जनसंघ की सियासत में टर्निंग पॉइंट साल 1975 में आया, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। आपातकाल का जनसंघ के लोगों ने खुलकर विरोध किया। साल 1977 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल खत्म किया तो देश में आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। विपक्षी दलों ने वैचारिक मतभेद भुलाकर इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी को परास्त करने के लिए जनता पार्टी बनाई। जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया। जनता पार्टी का गठन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय लोक दल, कांग्रेस यानी संगठन और जनसंघ को मिलाकर किया गया था। 1977 के चुनाव में जनसंघ के आए नेताओं को अच्छी कामयाबी मिली। मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने तो लाल कृष्ण आडवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने।
हालांकि जनता पार्टी शुरू से ही कई धड़ों में बटी हुई थी, जिसमें से एक मोरारजी देसाई का, दूसरा चौधरी चरण सिंह व राजनारायण का, तीसरा बाबू जगजीवन राम का और चौथा जनसंघ नेताओं का था। हालांकि 1978 में समाजवादी नेता मधु रिमे ने दोहरी सदस्यता का मुद्दा उठाया। इसके बाद बहस छिड़ गई कि जनता पार्टी में शामिल जनसंघ के लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनता पार्टी के सदस्य एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि जेपी ने जनसंघ नेताओं को इसी शर्त पर साथ दिया था कि वे आरएसएस की सदस्यता को पूरी तरह से छोड़ देंगे। समाजवादियों ने जब उनको संघ की सदस्यता छोड़ने के लिए कहा तो उन सभी ने इससे साफ मना कर दिया। ऐसे में इंदिरा गांधी के खिलाफ किया गया जनता पार्टी का सियासी प्रयोग विफल साबित हुआ। 1969 में जनता पार्टी की सरकार गिर गई। जनसंघ के नेताओं ने अपनी अलग पार्टी बनाने का निश्चय कर लिया। इस समय भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी सहित जनसंघ के अन्य नेताओं ने 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में भारतीय जनता पार्टी के नाम से नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले अध्यक्ष बने। जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक था, जबकि बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल रखा गया। बीजेपी संस्थापकों ने कमल को चुनाव चिन्ह इसलिए बनाया क्योंकि इस चिन्ह को ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारियों ने इस्तेमाल किया था। ये भारतीयता को दर्शाता है। कमल के फूल को हिंदू परंपरा से जोड़कर भी देखा जाता है। कमल राष्ट्रीय फूल भी है। इस तरह से कमल के फूल को चुनाव चिन्ह बनाकर बीजेपी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद दोनों को साधती है। अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में बीजेपी 1984 में लोकसभा चुनाव में उतरी, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से उपजी सहानुभूति में बीजेपी को केवल 2 सीटें ही मिली। इसमें गुजरात की मेहसाणा से ए.के. पटेल और आंध्र प्रदेश की हनमकोंडा सीट से सी जंगा रेड्डी थे। खुद अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव ही नहीं लड़े। 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो पार्टी को नई राह मिली। साल 1989 आते आते राजीव गांधी सरकार बोफोर्स घोटाले से घिर चुकी थी, तो दूसरी तरफ बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ने का फैसला कर चुकी थी। जून 1989 के पालमपुर अधिवेशन में बीजेपी ने पहली बार राम जन्मभूमि को मुक्त कराने और विवादित स्थल पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया। राम मंदिर मुद्दे को बीजेपी ने अपने मुख्य राजनीतिक एजेंडे में रखा और अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल कर लिया। 1989 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त तरीके से सियासी लाभ मिला। बीजेपी 2 सीटों से बढ़कर 85 सांसदों वाली पार्टी बन गई। कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और विश्व प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बन के उभरे। आडवाणी के पार्टी अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी पहली बार राज्य की सत्ता में आई। मार्च 1990 में एक साथ 3 राज्यों में पार्टी की सरकार बनी, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश शामिल थे। भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के सीएम बने तो सुंदर लाल पटवा मध्य प्रदेश और उसी दिन शांता कुमार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इससे पहले बीजेपी किसी भी राज्य में अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकी थी। हालांकि जनता पार्टी के कई लोग सीएम रहे थे। साल 1990 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए राम रथ यात्रा शुरू की। इस रथ यात्रा में लाखों कार सेवक उनके साथ अयोध्या के लिए रवाना हुए। राम मंदिर मुद्दे के जरिए बीजेपी घर घर पहुंची। हालांकि रथ यात्रा को 23 अक्टूबर 1990 को बिहार के समस्तीपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की सरकार ने रोक दिया और आडवाणी को हिरासत में ले लिया, लेकिन लाखों की संख्या में कार सेवक अयोध्या के लिए कुछ कर चुके थे। यूपी के तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव ने यहां कार सेवकों पर फायरिंग के आदेश दिए। इसके विरोध में बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। साल 1991 में बीजेपी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी बने। 1991 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 85 से बढ़कर 120 पर पहुंच गई। राम मंदिर आंदोलन के चलते ही बीजेपी 1991 में यूपी की सत्ता पर काबिज हो गई और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। हालांकि 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया, जिसके कारण पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया और हिंसा की कई घटनाएं हुई। बीजेपी के चारों राज्यों यूपी, एमपी, राजस्थान और हिमाचल की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया।
राम मंदिर आंदोलन से जुड़ने के साथ ही बीजेपी का राजनीतिक उत्थान होता चला गया। बाबरी विध्वंस के बाद बीजेपी का राजनीतिक ग्राफ देश के अलग अलग राज्यों में बढ़ गया। बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात तक में कमल खिलने लगे। 1986, 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। अटल बिहारी वाजपेयी पहले 13 दिन फिर 13 माह के लिए प्रधानमंत्री बने। इसके बाद वाजपेयी 4.5 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि बीजेपी ने 6 महीने पहले ही चुनाव करा लिया था। 2004 के आम चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा और उसे साल 2014 तक देश की सत्ता से दूर रहना पड़ा। हालांकि 2014 के आम चुनाव से पहले बीजेपी की गोवा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान का प्रमुख बनाया गया। बीजेपी ने इन चुनाव में 282 सीटों के साथ सत्ता में धमाकेदार वापसी की। यहां से बीजेपी में एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसे मोदी शाह युग के नाम से जाना जाता है। आज पीएम मोदी ने स्थापना दिवस के संबोधन के दौरान कहा कि साल 2014 भारत के लिए पुनर्जागरण का काल था। मोदी के सत्ता में आने के वक्त देश के 7 राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगियों की सरकारें थी। इसमें 5 राज्यों में छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा के मुख्यमंत्री थे, तो वहीं आंध्र प्रदेश और पंजाब में उनकी सहयोगी पार्टी सरकार चला रही थी। यानी जब मोदी सत्ता में आए उस वक्त करीब 26% आबादी पर भाजपा और उसकी सहयोगी सरकारें चला रही थी। 4 साल बाद मार्च 2018 में 21 राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगियों की सरकार थी। इन राज्यों में देश की करीब 71% आबादी रहती थी। ये वो दौर था जब भाजपा शासन आबादी के लिहाज से पीक पर था। वहीं 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 2014 से भी बड़ी जीत हासिल की। इस चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती। ये पहली बार था जब किसी गैर कांग्रेसी पार्टी को दूसरी बार बहुमत मिला था। जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए उस वक्त देश के 14 राज्यों में कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टियों की सरकारें थी। इन राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे बड़े राज्य शामिल थे। वर्तमान में बीजेपी की सत्ता 16 राज्यों में है। इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक और पुडुचेरी शामिल है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है। पीएम मोदी एक बेस्ट लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। बीजेपी में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलती। बीजेपी में शामिल सभी कार्यकर्ताओं में एकता, भाईचारा है। सारे ही कार्यकर्ता काफी मजबूत हैं, जो बेबाकी से अपनी बात जनता के सामने रखते हैं। बीजेपी जनता से जुड़ी हुई एकमात्र पार्टी है, इसलिए जनता का भी बीजेपी को पूरा समर्थन रहा है। 2024 में भी जनता अपना समर्थन बीजेपी पार्टी को अवश्य देगी। यह किसी भी पार्टी के वाहवाही के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान नहीं है, बल्कि बीजेपी हमेशा से ही राष्ट्रवाद से जुड़ा रहा है, जो जनता को डायरेक्ट उनसे कनेक्ट करती है। यही वजह है कि बीजेपी देश में 303 सीटों पर आज भी काबिज है। भविष्य में एक बार फिर बीजेपी पार्टी अपनी राष्ट्रवाद बुलंद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। इस पर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।